बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल जो है ये तनाव इख्तियार करता जा रहा है, इसके अंदर ढील कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर उसके जवाब में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के अंदर अगर ज़मीनी माशी हकाइक देखें तो वो हमें दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान दिवालियापन की नहज की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 30.7% तक पहुंच चुकी है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सोयाबीन जो है उसका अभी तक इजरा नहीं हो सका। गंदम के हवाले से बेशुमार मुश्किलात हैं। सूबा सूबे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है। दूसरी जानिब से विफाक जो है वो सूबों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के ऊपर हक हुक्मरानी हम हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान के ऊपर हक हुक्मरानी सारे चाहते हैं, अवाम के ऊपर हक हुक्मरानी सभी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी का क्या कोई फैसला करना चाहता है? क्या लोगों के दिलों पर हक हुक्मरानी चाहते हैं? यह एक बुनियादी सवाल है। लोगों के दिलों पर हक हुक्मरानी इस वक्त किसके पास मौजूद है? किसी के पास है भी या नहीं? पाकिस्तान का सियासी माहौल किस हद तक मजीद तनाव की सूरत हाल इख्तियार करेगा? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और उसके अभी तक के आफ्टर शॉक्स, क्या समझते हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर माहौल बेहतरी की तरफ गामजन है या भी हिजानी कैफियत मजीद बढ़ने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। 2 चीज़ें तो यासर आप ज़हन में रख लीजिएगा। आने वाले चंद दिन जो है वो बड़े अहम हैं। 12 जनवरी के बाद, ये डेट आप लिख लीजिएगा, 12 जनवरी के बाद पाकिस्तान की सियासत में ताकतवर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी के बाद, ये कोई इल्म नजूम की बात नहीं, मैं आपको ज़मीनी हकाइक के मुताबिक बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो जाएगी। कप्तान ने कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक नाम नहीं लिया, बगैर नाम के सारे नाम भी ले लिए, बगैर किसी का नाम लिए सबको बता भी दिया, बगैर किसी का नाम लिए इशारों में सब बयान भी कर दिया। बल्कि एक ऑडियो और एक वीडियो, पहले वीडियो पे आ जाए, एक वीडियो जो है वो सारा माजरा बयान कर गई कि डीपीओ आरपीओ, बस उसके बाद कोई दूसरी बात। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उससे पहले होती है, जिसे पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर दिखाया जाता है, सेम वही चीज़ जो फैसल वाडा वाला था, वही एक चीज़ सारी दिखाई जाती है कि हर टीवी पे वो। उसके बाद कप्तान ने 2 मीटिंगें की हैं और कप्तान बड़ा सख्त फैसले कर चुका है। अब कप्तान के सियासी मुखालिफिन जो है, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ, कप्तान के सियासी मुखालिफिन की नींदें उड़ चुकी हैं। सियासी मुखालिफिन जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। सियासी मुखालिफिन जो हैं उनके पल्ले कुछ रह नहीं गया। और मैं आपको बता दूँ, आज जो एक मुतालबा कर दिया गया है ना कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या सो मोटो इस पे एक्शन लिया जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आने वाले दिनों में इस पर कोई ऐसा होता नजर आ रहा है। या तो ऐसा हो जाएगा तो या फिर बहुत जल्द बहुत से लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आने वाले 1 से 2 हफ्ते, मैं को 5 हफ्तों की बात नहीं कर रहा, आपको 12 जनवरी के बाद हालात की तब्दीली देखिएगा कितनी तेजी से जाती, इंतहाई तेजी से तब्दीली जाएगी। इससे बड़ी बदबख्ती या बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि आपके मुल्क के हुक्मरानों को कोई मुल्क बुलाना पसंद नहीं कर रहा। आपके मुल्क के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, मुल्की मौशियत के हवाले से आपके आर्मी चीफ सब जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि उनको आप इन हुक्मरानों से ज़्यादा फिक्र है कि मुल्क को बचना है, मुल्क बचाना है, मुल्क की इकॉनमी बचानी है, मुल्क को बेहतरी पे लाना है। और ये हुक्मरान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ इनके सबके ज़हन में एक काम है, इमरान खान को किस तरह फ्लॉप करना है, इमरान खान के खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगाना है, इमरान खान को सियासत से किस तरह आउट करना है, इमरान खान के बगैर इमरान खान को सियासत से आउट करके हमने इलेक्शन किस तरह करवाने हैं। सिर्फ ये एक ही चीज़ है कि यही करना है। ये नहीं होना यासर साहब,
आप देख लीजिएगा 2 हफ्ते बाद 12 जनवरी के बाद हालात के अंदर तेज़ी देखिएगा कितनी आती। आप अवामी नफरत में इजाफा देखिएगा कितना होता। आप अवामी तौर पर एहतजाज जलसे जुलूसों का माहौल देखिएगा। आप अपनी मुल्क की मुआशी सूरत हाल की हाली देखिएगा। आपकी सब बातें जो है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रही हैं पाकिस्तान के उससे भी आगे है। क्या कोई बेहतरी का इम्कान नहीं है कि हम लोगों को कोई एक खबर ऐसी दे सकें कि इस अगर ये हो जाए तो बेहतरी आ सकती है, और इस के होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं? क्या कोई ऐसी खबर नहीं? एक ही खबर है, नए इंतखाबात या फिर करप्ट तरीन हुक्मरान या करप्ट माफिया, चाहे वो किसी भी सियासी जमात में है, उनके खिलाफ एक्शन। जो यहां पर होता नजर नहीं आ रहा, जो इस मुल्क में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जमहूरी दौरे हुकूमत में नजर नहीं आ रहा, आगे शायद किसी वक्त नजर आ जाए, तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मुझे एक बात तो बता दे, चले मैं चैलेंज से ये बात कर रहा हूं। आपको पता है आपके मुल्क से पहले डॉलर ब्लैक मेलिंग की जाती थी, अब डॉलर टोटल गायब किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, और ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कोई और नहीं है, हुकूमत के इर्द गिर्द बैठे ताकतवर लोग हैं। जरा सिर्फ एक माह में, ये जो पिछला महीना गुजरा है दिसंबर का महीना, इसमें चेक कर ले। मैं 3 ममालिक के नाम आपको कागज पे लिख के दे देता हूं। इन 3 ममालिक के अंदर किस किस शख्स ने, कितने पाकिस्तानियों ने कितनी कितनी जायदादें खरीदी हैं, और तमाम लेन देन डॉलर्स में हुआ है, तमाम हवाला डॉलर्स में हुआ है। तो आपको समझ लग जाएगी कि ये चोर। आप कहते हैं कि खुशखबरी, क्या खुशखबरी दे? चिकन सबसे सस्ती आइटम थी, अब आपकी सबसे महंगी आइटम होने जा रही है। प्याज आपका डॉलर से महंगा हो गया। भाई क्या खुशखबरी दे, बताए ना मुझे। किसी एक हुक्मरान ने कोई एक किसी अपनी अयाशी में, किसी अपने अयाशी में, ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करे कोई और काम कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं अपने अखराजात में कमी की? क्या किसी टूर में कमी हुई? क्या गैर मुल्की विजिटों में कमी हुई? आपका साबिक वजीर आजम, 3 दफा का वजीर आजम जो है वो नॉर्वे गया है। आप जरा उस होटल का किराया तो नहीं कितना है? इस गरीब आवाम यहां पर भूख से मर रही है, यहां पे रोटी मुयस्सर नहीं है, यहां पे खाने को कुछ मुयस्सर नहीं है, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं। यासर साहब आप भी उससे मुतासर हुए हैं, हर जगह चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, दहशत गर्दी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और हालात ये हैं कि हमारे हुक्मरान सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक इल्ज़ाम तराशी के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। कोई एक चीज़ मुझे इस हुकूमत में सस्ती दिखा दे। पहले महीने आपने कहा भी हम आए हैं, दूसरे महीने का हम आए हैं, तीसरे महीने का अभी कर लेंगे ठीक, चौथे माह, 5वां माह, और अब तो 9 माह से भी ज्यादा हो गया। अब तो आपके जाने का वक्त हो गया, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदार कौन है? एक वजीर के कहने पर सोयाबीन जो है वो नहीं निकल रहा, इसलिए एक उसकी जिद है। दूसरी पार्टी दूसरी तरफ इल्जाम लगता है कि वो पैसे मांग रहा है। चले ये सोयाबीन को साइड पे कर दे, बाकी चीजों का क्या था? क्या अब आप तस्वर कर सकते हैं कि आप सोना खरीद सकते हैं? चले मुझे किसी बैंक से, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, प्रोग्राम में हम कह रहे हैं, किसी बैंक से मुझे 226-27 रुपए का डॉलर लेके दिखा दे। किसी मनी एक्सचेंजर से 226-27-28-30 रुपए का डॉलर लेके दिखा दे। ये सरकारी रेट है ना साहब, आप मुझे 250 में लेके दिखा दे। चले यही तो बात मैं कह रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि खुशखबरी सुना दें। खुशखबरी क्या सुना दें? खुशखबरी यही होती है होगी कि जनाब आप जिंदा हैं, जिंदा ना रहें, हम जिंदा हैं, जिंदा ना रहें, क्योंकि मरने के बाद ही बंदे को सुकून मिलेगा। जिंदा, इस दुनिया में जिंदों के लिए इस दुनिया को दोज़ख बनाया जा रहा है, इसलिए कि खाने को रोटी नहीं। कभी हुआ था कि सर्दियों में 3-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो? क्या कभी हुआ था ऐसा? क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपको गैस एक वक्त तो मैसर आ जाए? वो भी नहीं आ रही। पानी मैसर नहीं आ रहा आपको। और भाई सैलाब खत्म हुए मुद्दत हो गई है, सिंध के इलाकों से सैलाब का पानी नहीं निकल सका, लेकिन वहां भट्टो जिंदा है, वहां जोर तोड़ जारी है, वहां बाकी मामला ठीक है। ये तो हालात हो चुके हैं। पंजाब में आप रोजाना MP MNA तोड़ने चले जाते हैं,
पंजाब के अपोजिशन लीडर बाहर बैठे हुए हैं, पंजाब के अपोजिशन और बाकी जो मामलात है उसमें पैसे चल रहे हैं, उसमें तरह पैसों का बाजार जो है वो तरह चल रहा है। परवेज लाई को सीट से उतार दे, ये बैठ गया तो हमारा कुछ हो जाएगा, इसके अलावा काम ही कुछ नहीं हो रहा। मुखालिफिन को दबाने के लिए अपर पंजाब, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ पे कोई रीयूनियंस हो रही हैं, कोई एक्सट्रीमली सतह के ऊपर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही? बिल्कुल हो रहा है जी, बड़ा कुछ किया जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा हमें फ़ोन आया, मैं तो मुझे नहीं पता फ़ोन आया कि नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक बता दूं चीज़, बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की जा रही है कि कप्तान को किसी तरह सियासी नुकसान पहुंचाया जाए। जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, पोठोहार में, किसी एक जगह इनके लोगों को तोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है वो डोर टू डोर जिसे कहते हैं ना कि ये तोड़ा जा सकता है, इस पे जा रहे हैं। नून लीग अपनी तवज्जो दे रही है, बाकी लोगों का अपना सिलसिला चल रहा है, मगर इवन यहाँ तक के बहुत से लोगों से रब्ते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, ये सारी चीज़ें ज़ाया चली जाएंगी। आज के प्रोग्राम के दिन को नोट कर लीजिएगा, 6 जनवरी है, नोट कीजिएगा। मैंने कहा ना 12 जनवरी के बाद हालात देखिएगा, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं, कितनी तेज़ी से बदलते हैं। जो लोग ये सारा कर रहे हैं वो खुद टूट जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं, तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। आप मुझे एक बात बता दें, है कि बाप पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, बात शामिल, वहां असल लड़ाई शुरू वहां से होनी है। चले मैं आपको ये खबर दे देता, बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई शुरू होनी है। फतेह मोहम्मद असली जो है वो मुस्लिम लीग नून उसको लेकर जाना चाहती है, बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी लेकर जाना चाहती है। पीपल्स पार्टी अगर बाप पार्टी को ले जाती है, जाम कमाल दोनों के राब्ते में है, नून लीग के भी है, उधर भी है। जबकि मौलाना साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वो भी कहते हैं कोई बड़े बंदे 2-4 हम में भी शमूलियत करें, ताकि हम लोग सियासी तौर पर कादावर हो जाए और हमें अवाम में ये तासर चला जाए। पीपल्स पार्टी भी चाहती है, नून लीग भी चाहती है, मौलाना साहब भी चाहते हैं कि जनाब जो पार्टियां किसी और जगह से बनी थी उनके लोग अपना अपना हिस्सा, उनका हिस्सा जो है ना उनमें से हमें हमारा हिस्सा दें, ताकि हमारे हिस्से में फिर हम कहें कि हमारी पार्टियां जो है अवामी पार्टियां, इसमें इसलिए लोग ज्यादा शमूलियत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना का फड्डा बलोचिस्तान से शुरू होगा जब हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले, मरियम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर बन चुकी है नून लीग की, क्या बात है, क्या पार्टी सारी खुश? क्या बातें कर भाई, वो सदर बन चुकी हैं। सदर बनने के लिए सीनियर नायब सदर बनना जरूरी था। मरियम साहिबा जेर में रखिएगा, उनको इक्तदार में लाने के लिए, उनको पार्टी का सदर बनाने के लिए सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाकर सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। आपके वजीर आजम के इख्तियारात इसहाक डार साहब के पास हैं और मुस्लिम लीग के इख्तियारात मरियम साहिबा के पास हैं। चलें अगली खबर भी ले लें। सही, सलमान शहबाज साहब को लाहौर से इलेक्शन लड़ाने लगे। चले, घर की बात है, घर में ही रह जाए, घर में रह जाए, और ये रह नहीं, घर में है सारा कुछ, ये है ही इनके घर के हाथ क्या लगेगा, अवाम के हाथ क्या लगेगा? नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, भूख लगेगी। राणा साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी माहौल इस वक्त पैदा हो चुका है, ये केओस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें कभी कभार ये सुनाई देता है कि सियासी माहौल की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाएगी, माहौल कुछ फ़ज़ा जो है वो साजगार हो जाएगी, जोड़ तोड़ कहीं पे हो रहा है, पंजाब की हुकूमत जाएगी तो नए इंतखाबात की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा मंजरनामा हमें दिखाई नहीं देता। रोज़ाना की बुनियाद पे हर सियासी जमात का पैंतरा तब्दील होता दिखाई देता है। उन्हें ये लगता है कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास प्लान बी ये मौजूद है, प्लान बी कामयाब नहीं होता तो प्लान सी मौजूद है। ये प्लान्स कब तक बनते रहेंगे, मंजरनामा कब तक वज़ा होगा, बेहतरी कब तक आने के इम्कानात है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के।
एजाजुल हक साहब, यहाँ पे तो तोहमतें हमें हर तरफ दिखाई देती हैं। वो उसके लिए अच्छा था, मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, वो दोनों के लिए अच्छा नहीं था। हमें तो इस तरह के रोजाना की बुनियाद पे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, वो चाहे मौजूदा वजीर आजम हो या साबिक वजीर आजम हो। आपको ये हालात किस तरफ जाते दिखाई देते हैं? देखिए, हालात तो अब सियासतदानों के हाथ से निकलते जा रहे हैं दिन ब दिन। ना ये हुकूमत के हाथ में रहने, ना अपोजिशन के हाथ में रहने, जिस तरह से मामला चल रहे हैं इस वक्त। और जब हालात इस नहज पे पहुंच जाएं तो फिर स्वाय इल्ज़ाम लगाने के एक दूसरे के खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत अपनी कारकर्दगी से तो खुद ही मायूस है। आप उनकी अपनी स्टेटमेंट सुन लें, आप हमारे वज़ीर ख़ारजा की सुन लें, जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं और ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर कम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से उनको लेकर और अमेरिका तक उनकी कारकर्दगी जो है ना, वो बिल्कुल सिफर हो चुकी है। तो इन हालात में देखें, पहले से लोग ये कह रहे थे जनाब आप जल्दी इलेक्शंस करवा दें तो मुल्क में एक कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, शायद थोड़ी बहुत जो हमारी साख जो बच गई है उसको हम बचा लें। इस वक्त तो आप देख लें, आपके रिजर्व्स जो हैं वो आपके हाथ से बाहर निकल गए। अब आपके अपने पैसे तो ख़त्म हो गए। अब आप मांगे तांगे के पैसे जो कि आप खर्च नहीं सकते, उनके ऊपर आप थोड़ी सी अपने 5 अरब कुछ डॉलर आप जो है वो दिखा रहे हैं इस वक्त। और फिर जब इस नहज पर आप पहुंच जाएं कि आपकी बात कोई सुन ना रहा हो और फिर आपको कि ट्रबल शूटिंग के लिए आप फिर दोबारा उसी तरफ देखना शुरू कर दें, गेट नंबर 4 की तरफ, तो फिर बाकी क्या रह गया मुल्क के अंदर? कौन सी जमहूरियत और कैसी जमहूरियत? और फिर ये ना बाकी सारे, मैं तो ये कहता हूँ इजाज भाई आपने अभी बात की गेट नंबर 4 की। गेट नंबर 4 से तो आवाज़ें आ रही थी कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और गेट नंबर 4 किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या मौजूदा हालात में आपको लग रहा है कि अभी भी वही पुराना सिलसिला चल रहा है? देखिए, मेरा सवाल आप समझ गए हैं, मैं सवाल जितना करना चाह रहा था आप समझ गए हैं सारा सवाल। मैं बिल्कुल समझ गया। मेरा मकसद ये था कि हमारे आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई के दौरे पे गए हैं, अभी वो चीन के दौरे पे जाएंगे और हुकूमत की सारी नज़रें उन पे लगी हुई हैं कि शायद वो कुछ वहाँ जाकर इकॉनमी पे भी बात कर लेंगे, यानी कि इनको थोड़े बहुत पैसे ला के दे देंगे ताकि इनके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है वो और डाल दी जाए ताकि कुछ देर और सांस ले सकें ये। तो इनको तो फिक्र ही कोई नहीं है। ये तो सुबह से शाम तक पंजाब को कैसे गिराना है, लोगों को कैसे तोड़ना है, चाहे ये कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। मैं ये भी बताऊँगा आपसे, क्योंकि जिस तरह मैं अभी सिंध का दौरा करके आया था, कोई 2-3 हफ्ते हुए हैं, वहाँ कुछ लोगों से मिलकर आया था, वहाँ के हालात देखकर मुझे दुख हुआ। और अब जब मैं वहाँ पे देखता हूँ कि ये जो एक दूसरे की शक्लें नहीं देख सक रहे थे, अब उनको सीमेंट लगाया जा रहा है, वो एल्फी लगाई जा रही है उनको जोड़ने के लिए। लेकिन ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये जो इशारा दिया है कि सीमेंट लगाया जा रहा है, वो ये कहते हैं कि हम किसी के इशारे की वजह से नहीं जुड़ रहे, हम इस वक्त बाहमी रजामंदी, एक दूसरे से जो कुदूरतें थी वो खत्म करके कराची की बेहतरी के लिए जुड़ रहे हैं। तभी तो 4-5 अप्रैल को जब छोड़कर गए थे अपना हुकूमत को दूसरी तरफ, तब भी तो वो अपने ही उस पर बलबोते पे गए थे ना। मेरा तो नहीं ख्याल इनको किसी ने कहा था जरा कभी मौका मिले तो पूछना उनसे कि क्या ये आपका अपना फैसला था या किसी के कहने पर गए थे आप। फिर बाप पार्टी वाले तो माशाल्लाह हमेशा अपने फैसले खुद करते हैं, वो बड़े सोच समझ के करते हैं और उन्होंने भी बड़ी सोच समझ के छलांग लगाई थी। तो ये बातें जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ए पॉलिटिकल हैं तो फिर ए पॉलिटिकल हो जाएं। ए पॉलिटिकल टू द एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ए पॉलिटिकल नॉट फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए आप ए पॉलिटिकल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के जो इस वक्त इक्तिसादी हालात हैं वो बिल्कुल मईशत हमारी डूब रही है। जब मैं ये बात करता हूँ तो इजाजुल हक साहब आप ये बात करते हैं आपको बड़े महीने मिलते हैं, जितनी आप ये कह रहे हैं तो मुझे महीने मिलते हैं, पर मैं जब मुझे महीने मिलते हैं तो मैं कहता हूँ जनाब आप मेहरबानी करें, मैं तो तंबी कर रहा हूँ इन पे कि खुदा के लिए इनको कोई होश के नाखून दें, क्यों सारे मुल्क को डबो रहे हैं। और फिर एक वक्त वो आने वाला है अभी अगले 1-2 माह में। देखें मैं ये आपको बताऊं, फैसला अगले 4 से 6 हफ्ते में आएगा। वो पॉलिटिकल फैसला आए तो बहुत अच्छा होगा। जब अगर कोई
नॉन पॉलिटिकल फैसला आ गया जो कि हम सुन रहे हैं। मैं टेक्नोक्रेट्स का नाम ले सकता हूं जिसकी बाज़गुश जो थी वो थोड़े अरसे के लिए चली थी। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। एजाज साहब, मान लिया, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से, चाइना से, बाकी जगहों से ले आएंगे, पाकिस्तान के लिए लाएंगे। कोई ज़ाती अपने लिए तो लाता नहीं, पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन ये काम हुक्मरानों का है, ये काम मौजूदा हुकूमत का है। तो क्या मौजूदा हुकूमत सिर्फ यहाँ पर इंतकाम लेने के लिए है, जोड़ तोड़ के लिए है, वीडियो बनाने के लिए है, ऑडियो बनाने के लिए है, और वो मामला जो मैं नई ज़बान पे लाना चाहता, आप समझिए, उसके लिए है? नहीं, ये सिर्फ अपने मामलात को ठीक करने के लिए आए थे। और इनकी सियासत जो है वो बहुत फ़र्क है। यानी ये है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इट इज़ नॉट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये हमारे यहाँ एक नई रवायत जो है वो सामने आ रही है। घर से ही बादशाह बनेगा, घर से ही जो है क्वीन बनेगी, घर से ही जो है वो बाकी मामला जो है घर के अंदर ही तय होंगे। तो इनको क्या पब्लिक की फिक्र है या पार्टी की फिक्र है? यहाँ मरूसियत है भाई, यहाँ इसी तरह चलेगा मामला जब तक के कोई बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करेगी। ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं इस वक्त। यानी नहीं, एजाज साहब आपके मुताल्लिक ये गेम ऑफ थ्रोन जारी है, तो गेम ऑफ थ्रोन के अंदर तो घर ही से तख्ता भी पलटा जा सकता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल भी आपको फिर लगती है? तो कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, वो आपको नजर आ रहा है। उन्होंने कहा जी कुछ लोग जो है वो इस वक्त बहुत मसरूफ हैं अपनी जो है वो केसेस को सीधा कराने में, पार्टी की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए घर के अंदर से ही किसी और को सामने लाया जाए। नहीं, क्या आपको पीडीएम टूटती हुई नजर आ रही है? देखिए, पीडीएम को जितना मर्जी जोड़ लें, एमक्यूएम को जितना मर्जी जोड़ लें, जब मैदान लगेगा तो पता लग जाएगा कौन कितना जुड़ा हुआ है। ये तो आपका ख्याल है कि ये 12-13 पार्टियां इकट्ठी रहेंगी जैसे इलेक्शंस अनाउंस होंगे? आपका क्या ख्याल है ये जो पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में नून लीग के हक में बातें कर रहे हैं, वहां आके जब लोगों को जोड़ तोड़ की जब बातें कर रहे हैं वहां पर, तो ये तो हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है इस वक्त। एजाज साहब, आप देखें ना आपकी क्या खासा पॉलिसी है, मैं ये जानना चाहता हूं, इज्जत है इस वक्त, मुझे बताएं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये पीडीएम कायम रहेगी, और क्या ये अक्टूबर तक इलेक्शन जाएंगे, या आप जिस तरह कह रहे हैं चंद हफ्तों में फैसला हो जाएगा? और चंद हफ्तों में फैसला इलेक्शन या टेक्नोक्रेट दोनों में से एक होगा? मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल फैसला हो जाए, हुकूमत कर ले तो बहुत अच्छा है। हुकूमत को मेरा ख्याल में इंडिकेट ज़रूर कर दिया गया है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, मामला ठीक नहीं है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, जितनी महंगाई होगी, जितनी बेरोज़गारी होगी, उतनी हमें अपने मेन स्ट्रीम से हट कर मामलात करने पड़ेंगे। उनको बता दिया गया है। ये ऐसी नहीं कि हफ्ते में 2-2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं तो कम से कम उसके अंदर बातचीत होती है। जब बैठते हैं तो वो देखते हैं कि हमने अपने दफा को कैसे मजबूत करना है, हमने अपने मामलात को कैसे चलना है, हमने अपनी सिक्योरिटी को कैसे संभाल के रखना है। तो जब आपकी इकोनॉमी इनसिक्योर हो जाएगी तो आपके सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके डिफेंस पे होगा, उसके बाद बाकी चीज़ों पे होगा। तो क्या हम ये बैठकर तमाशा देखते रहेंगे और इस मईशत को डूबने देंगे, या फिर हम एजाज साहब ये तमाशा हमने पिछले कोई 7-8 माह में तो देख लिया, और इसका उरूज भी तमाशे का देखा है और जवाल भी देख रहे हैं, लेकिन ये तमाशा डुगडुगी पे चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपको अक्टूबर से पहले रुकता हुआ दिखाई देता है? एक तो ये ख्वाहिश का इजहार करना कि रुक जाए, दूसरा ये कि आपको हकायक भी उसके दिखाई दे कि हाँ ये रुक रहा है। ऐसी कोई सूरत हाल है? देखिए, मैं मालूमात पे बेस पे बात कर सकता हूँ ना, या मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ आपको। मैं समझ रहा हूँ कि अगले 4 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर बड़े फैसले होंगे। अगर 4 से 8 हफ्ते में बड़े फैसले ना हुए तो फिर इन पॉलिटिशियंस के हाथ से गेम निकल के किसी और के हाथ में चली जाएगी। इनके हाथ से गेम निकल के किसी और, इससे ज़्यादा और क्या कहें हम। चले, मैं आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी मालूमात भी यही है। तो इमरान खान
ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें सामने भी आ गई हैं, और जिसने वीडियो बनाई, जिसके कैमरे से वीडियो बनी, फिर उसके बाद जिस तरीके से तमाम मीडिया पे सारा कुछ चला, खासकर पीटीवी पे, बाकी मीडिया छोड़ दिया, तो आपको क्या नज़र आ रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई जगहों पे पैगाम जा चुका है? देखिए, पैगाम तो जाना अपनी जगह है, लेकिन आप देखें तो सही ना कि किस पस्ती में हम चले गए हैं कि मतलब कि हमारे वीडियोस कौन बना रहा है, वीडियोस रिलीज कौन कर रहा है, दिखाई कहाँ पर जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुआवजा कर लें, एक ही किस्म के अल्फाज, एक ही किस्म की बातें किसी का वकील भी कर रहा है, और मुल्क का जो है वो सिक्योरिटी का इंचार्ज वो भी वही बातें कर रहा है, तो तीसरे को ले आए तो वो भी बैठकर वही बातें करता है। तो ये एक पूरा इन्होंने वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, विश्व सर्कल बनाया हुआ है, जिसमें कि उलझाया जा रहा है। कोई एक वजीर बता दें मुझे जो अपनी कारकर्दगी की बात कर रहा हो, वजीर आजम अपनी कारकर्दगी की बात कर रहा हो, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कारकर्दगी की बात कर रहा हो, बस उलझाए जाए लोगों को और शुरू हो जाए जनाब के गोली लगी, गोली नहीं लगी, बंदा नहीं मरा, एक शूटर था कि 3 शूटर थे, FIR कटी नहीं कटी, JIT नहीं बनी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ, मैंने तो आज ये कहा है कि हुकूमत के हक में ये बात है कि हुकूमत वजीर आजम खत लिखें सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये जो साने हुआ है इतना बड़ा, जिसकी अब बहुत सी चीज़ें एक JIT के जरिए सामने आ गई हैं, आप इस पे तहकीक करें और आप एक कमीशन बनाएं जो जुडिशल कमीशन हो और वो तहकीक करे, और फिर दूध का दूध। एजाज साहब, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो जिस तरह तहकीकात जा रही हैं, इन तहकीकात का आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल क्या होगा? केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या दाखिल दफ्तर होगा? क्या लियाकत अली खान, जनरल ज़िया-उल-हक शहीद, बेनज़ीर भुट्टो के केसेस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंच गए? सिर्फ जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे हमला हुआ था वो पकड़े गए, फांसी लग गए, जो शौकत अजीज़ पर हमला हुआ था वो पकड़े गए। जब आप चाहते हैं कि तहकीक हो और आप जब चाहते हैं कि उनको तलाश किया जाए कल्प्रिट्स को, तो वो आपको 2 दिन में मिल जाते हैं, और जब आप कहते हैं इसमें मट्टी डालो या मट्टी पाओ, तो फिर वो मट्टी ही डलती रहती है, उसके ऊपर पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ। जनरल ज़िया-उल-हक शहीद का केस वाक़या, आप हुकूमत में 2 दफ़ा रहे, तो उस वक़्त क्या बेबस थी हुकूमत जो उनके भी शोहदा के कातलों तक नहीं पहुँच सकी? देखिए, मैं तो बहुत ही बातें कह चुका हूँ, नामालूम FIR भी इसी तरह कटी थी जिस तरह इस केस में कटी है। लोधरा के थाने में अभी भी पड़ी होगी, आप जाके देख लें, उसकी कॉपी मेरे पास भी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है। मैंने तो हमेशा सवाल पूछे हैं कि भाई इन सवालों का हमें जवाब दे दो, जैसे इमरान खान साहब अब सवाल कर रहे हैं कि भाई इन सवालों का मुझे जवाब दे दो और ये बताओ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई उसके अंदर, अगर जान चली जाती तो फिर तो कहीं भी नहीं हमने पहुंचना था। अब तो कम से कम पूरा आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं तो उसके मुताबिक तो सवाल आप भी पूछते रहे हैं, सवाल खान साहब भी पूछ रहे थे, ना जवाब आपको मिले। क्या खान साहब को जवाब मिलने की उम्मीद है? देखिए, हमने जो सवाल किए थे वो हमने अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क डायरेक्टली उन लोगों से किए थे जो कि जवाब दे सकते थे, और जवाब नहीं दिया उन्होंने। हमने जो आप कह रहे थे कि आप हुकूमत में थे, आपने क्या करवाया? शुजात कमीशन हमने बनवाया, जुडिशल कमीशन हमने बनवाया। जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं कौम के सामने नहीं आई, उसको हमने कौम के सामने लेकर आए। तो अच्छा इजाज़ साहब एक सवाल का जवाब दें। मियां साहब अचानक जिनेवा चले गए हैं, और जिनेवा के महंगे तरीन होटल जो है रिट्स कार्टन, उसमें ठहरे हुए हैं, महंगा तरीन होटल है, और मरियम औरंगज़ेब साहब कहती हैं जी वहाँ पे कुछ सर्जरी है मरियम साहिबा की, जबकि हमारे पास कुछ और इतला है। आपके पास क्या इतला है? मियां साहब क्या करने गए हैं? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि बजाय स्विट्ज़रलैंड के अगर लाहौर की फ़्लाइट ले लेते तो बहुत ही अच्छा होता, और जितनी जल्दी ये फ़ैसला कर लेंगे उतनी उनके लिए बेहतरी होगी। ये स्विट्ज़रलैंड जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, वो सैरें तो पहले भी करके आए, 10-12 दिन की एक टूर लगा कर आए थे, वीज़ा उनको चाहिए था एक दफ़ा फिर एंट्री के लिए, तो इसलिए वो गए हुए थे।
अब फिर अपने मामलात देखने के लिए गए होंगे। यानी अब की बार अगर सैर करनी है तो बेहतर मामलात यही है हैं, कि क्या नहीं पाकिस्तान का चुनाव कर लिया जाए और पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर जहां मर्जी जाते रहे। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पॉलिटिकल रीयूनियन जो हो रही है इसके पीछे मकासद क्या है, इसी पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमने प्रोग्राम के एक हिस्से में जोड़ तोड़ की बात की है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर भी जोड़ तोड़ करना चाहती है, बलूचिस्तान के अंदर भी करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तगोदों में है, जमीयत उलमा इस्लाम फे को देख लें वो भी इसी तगोदों में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बहुत से लोग रवाबित में। सिंध की जो सियासत है और बिलखुसूस कराची की या अंदरून शहरों की, वहाँ की सियासत क्या मांगती है, उसका तकाजा क्या है और उस तकाजे के एवज पाकिस्तान की सियासत या वहाँ की सियासत किस हद तक तब्दील हो रही है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान अबू बकर साहब ने। अबू बकर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अबू बकर साहब, एक वक्त था कि ये तमाम जमातें, पाक सरजमीन पार्टी हो गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो गई, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो गई या एमकेएम हकीकी हो गई, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बरसात हुई है और बेतहाशा हुई है और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके हुई है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप लोग जो अपना रीयूनियन कर रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या किसी के मशवरे के तहत कर रहे हैं या आपको बेहतरी के असरात इसी में दिखाई देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपने बात की है कि सारे लोग मुत्तहिद कर रहे हैं, हो रहे हैं या करवाया जा रहा है, देखें सियासत के अंदर मुस्तकिल तौर पे ना कोई किसी का दुश्मन होता है ना दोस्त। कल पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफिन में से थे, आज पीडीएम का हिस्सा हैं और हुकूमत कर रहे हैं। इसी तरह पीटीआई कल हमारे साथ इत्तेहाद में थी, आज हम उनके साथ इत्तेहाद में नहीं हैं। तो वक्त और हालात के तहत सियासत के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं और सियासी जमातें अपने लोगों के मसले को हल करने के लिए, अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो अपने अपने मामलात को उसी अंदाज में लेकर चलती हैं। तो हम समझते हैं कि आज जो बात हो रही है, अभी किसी से इंजमाम नहीं हुआ, कोई जमात हमारे अंदर आकर शामिल नहीं हुई है, बातचीत चल रही है और वो गवर्नर साहब ने एक काविश की है। अभी तक हमारा कोई बाकायदा किसी भी जमात के साथ कोई ऐसा सिलसिला या कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। हाँ, कराची का जो भी दुख दर्द रखता है और ये तमाम जमातें जिसका आपने तस्करा दिया माजी में एमक्यूएम का हिस्सा रही हैं और सब किसी न किसी अंदाज में कराची की तरक्की के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। और कराची का जो सूरत हाल इस वक्त, कराची जिस दुख और तकलीफ से गुजर रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दोबारा सर उठाने लगी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कराची शहर में कि कोई नौजवान बच्चा जो है, कोई बाप अपने औलाद से महरूम ना हो रहा हो। स्ट्रीट क्राइम में 10,000 की मोबाइल छीनने के पादाश में लोगों को सीने पे गोली मार। अच्छा अबू बकर साहब, ये सारा अबू बकर साहब ये सारा कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको कराची का दर्द है, सिंध का दर्द है, तो क्या ये दर्द आपको आपके अपनों नहीं दिया है ना? जिस हुकूमत में आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस हुकूमत में आप शामिल हुए कराची की बेहतरी के लिए, जब आपने छोड़ी तहरीक इंसाफ तो आपने कहा हम कराची की बेहतरी के लिए छोड़े। तो आप जिस बेहतरी के लिए आप जिस हुकूमत का हिस्सा बने हैं उससे भी आपको वही गिले हैं, तो क्या अब भी आप इस हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? राणा साहब देखें, पीटीआई की हुकूमत में हम शामिल हुए, बिल्कुल हुए, और इस गिला और शिकवा के साथ शामिल रहे कि वो सीटें जो एमक्यूएम रात को कामयाबी की तरफ जा रही थी, जीत रही थी, अचानक वो सीटें भी हमारे खाते से निकाल कर कहीं और डाल दी थी। उसके बावजूद हम उसके साथ इत्तेहाद में रहे और इस उम्मीद के साथ रहे कि जिस शहर से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें उन्हें मिली या उन्हें दिलवाई गईं, उस शहर का जरूर अजाला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख नहीं। एक अबू बकर साहब आप ये कहते हैं कि दिलवाई गई, जब दिलवाई गई का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, उसका इस्तारा इस्तेमाल हो जाए, तो फिर कोड़ना आपका बनता है।
आपको जब ये पता था कि दिलवाई गई, तो फिर उसी जमात के साथ इल्हाक किन बुनियादों पे कर लिया? देखिए, जब एक नई जमात थी और हम ये समझते थे कि जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो एक जहन में हमारी ये बात थी कि इसके अंदर भी फ्यूडल सिस्टम नहीं है, इनके अंदर नौजवान लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को, अपर मिडिल क्लास के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेकर आई है जमात। तो चूंकि हमने माजी में इन तमाम जमातों के साथ हमारा इत्तेहाद बनता भी रहा है और टूटता भी रहा है, तो एक मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी जमात आई थी सामने, तो उस बुनियाद पर कि शायद इनके दिल में अवाम के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लिए, जहाँ से इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तें इनके पास गई हैं, शायद वो कराची के दुखों का मुदावा कर सकें। उन्होंने वादे तो ज़रूर किए, 1100 अरब रुपए के पैकेज की बात की, लेकिन वो वादा वफा ही नहीं हो सका और हम 3 साल तक, 3.5 साल तक इनके साथ शामिल रहकर अपने उन तमाम निकात को दोहराते रहे। अबू बकर भाई, वो सारी चीज़ दुरुस्त होगी। अब जो आपसे वादा किए गए थे, क्या वो पूरे हो गए? राना साहब, ये बदनसीबी कह लें इस शहर की सियासत करने वालों की कि हमारे कांधों पे चढ़कर मसनद इक़्तिदार पे तो लोग ज़रूर पहुंचते हैं और इत्तफाक ऐसा है कि हमारी सियासत का महवर और मरकज़ कराची, हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाकों तक है, जिसकी वजह से हम कभी भी इस पोजीशन में नहीं आ पाए कि हम अपना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकें। तो हम तो इत्तेहाद के सूरत में ही किसी के साथ शामिल होते हैं और एक इत्तेहादी के तौर पर जब हम किसी के इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो उनके दिलों में क्या है ये तो हमें नहीं पता होता। अबू बकर भाई, माज़रत से मुझे कोई एक दौर ऐसा बता दें जिसमें आप इक़्तिदार में किसी ना किसी सूरत में ना रहे। गवर्नर आपका रहा यहाँ पे सबसे ज्यादा अरसा। साहब, जब जी देखिए, जब गवर्नर रहा और हमारे पास बल्दियाती निज़ाम रहा तो गवाह है ये शहर और इस शहर के अलावा भी बाकी दूसरे सूबों के शहर कि उस जमाने में कराची जब आते थे तो कराची तरक्की की राह पे गामजन था। कराची में अंडर बाईपासेस बन रहे थे, कराची के अंदर सड़कें तामीर हो रही थी, कराची के अंदर ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे थे, कराची के अंदर बेहतरीन पार्क्स का इफ्तिताह किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हुआ, फिर वो पार्क के अंदर जो रौनकें थी वो रौनकें जो है ना बदहाल हुई, सड़कें टूट गईं। तो हमने तो जब भी इख्तियारात चाहे वो बल्दियात के हवाले से मिला, हमारे पास तो एग्जीक्यूटिव पावर कभी नहीं आया, हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव कभी नहीं आया। लेकिन जितने भी इख्तियारात हमारे पास रहे और जब रहे, आप ये कहते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए अगर ये इंतजाम होगा तो बेहतरी के लिए होगा। आपने माजी के अंदर इत्तेहाद सबसे करके देख लिया है और इत्तेहाद में आपको दगा मिला है, तो अब आप बेहतरी के लिए इंतजाम करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ये दावत दे कि कराची की बेहतरी के लिए ये तमाम जमातें पीटीआई में जम हो जाएं, तो क्या कराची की बेहतरी के लिए आप ये फ्लैगशिप छोड़ेंगे एमकेएम की और जम होने का इरादा करेंगे? पीटीआई को तो हमने आजमा लिया ना पिछले 3.5 साल में, अब क्या वादे करेंगे वो? अगर उन्होंने करना होता तो जिनका इंतजाम कर रहे हैं वो भी तो आपके आजमाए हुए किया था। चलें, ये बता दें, आखिरी टाइम हो रहा है, ये बता दें अबू बकर भाई, अब आप हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या नहीं? देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अब आप हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या नहीं? अब आप हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या नहीं? देखिए, कोई भी सियासी जमात इसलिए थोड़ी इक़्तिदार में आती है या इलेक्शन लड़ती है कि वो जाके अपोजिशन करे। आज इमरान खान साहब इतना शोर मचा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और धरने देने की बात कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? सियासत में तो मौजूद है, आते वो अपोजिशन में बैठते, लेकिन इक़्तिदार चाहिए। तो इसी बुनियाद पर हर सियासी जमात की ये कोशिश होती है कि वो सियासत में आकर इक़्तिदार में जब होते हैं तो अपने लोगों के मसले मसाइल को हल करने की पोजीशन में होते हैं। तो आज भी अगर एमक्यूएम इस हुकूमत के साथ शामिल है तो इस उम्मीद के साथ शामिल है कि जो मसले मसाइल पिछली हुकूमतों ने वादे के बावजूद उसे नहीं सरअंजाम दिया, हम समझते हैं कि पीडीएम जिन्होंने दस्तखत भी किए, जिन्होंने उसी के साथ इल्हाक किया, इक़्तिदार में आना बेहतरी के लिए होता है ताकि अवामी मसाइल हल किए जा सके। उम्मीद करते हैं कि इक़्तिदार में जितनी भी जमातें हैं अवामी मसाइल के लिए फैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब। इस हवाले से अपने के लिए नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।